हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें से क्लास 5 के यूनिट्स को हम कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने 5 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। और आज हम 6, 7, 8, 9 चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें से केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं हम वही करा रहे हैं, बाकी चीज़ों को हमने स्किप कर दिया है। तो आज हम इसमें आपको 6 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये ईवीएस का क्लास है। इसमें हम सारी ईवीएस के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम करा रहे हैं। आगे भी ये चलती रहेंगी। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर। देखिए, बूंद बूंद दरिया दरिया। यह बात पुरानी, यह है 650 साल पुराना घड़सी सर। सर मतलब क्या होता है? तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये आ गया क्वेश्चन कि घड़सी सर क्या होता है, कौन था, जैसलमेर कहाँ है। ठीक है, तो ये जैसलमेर आपका राजस्थान में है। कहाँ है ये? राजस्थान में। तो देखिए यहाँ पर ये घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट। कैसे कैसे बना था ये? पक्के घाट थे, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। ठीक है, मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह कितने तालाब बनाए थे? 9 तालाब। ठीक है, 9 तालाब। घड़सी सर में कितने तालाब जैसलमेर में बनाए गए थे? 9 तालाब। एक दूसरे से आपस में जुड़े थे ये। ठीक है, पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर राजा घड़सी सर जैसे उजड़ पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने पर पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर अलबरूनी के बारे में बताया गया है। अलबरूनी की नज़र से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उससे आजकल उज्बेकिस्तान कहते। कहाँ से आया था वो? उज्बेकिस्तान से आया था। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। देखिए यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। ठीक, आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनसे उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। ठीक, ये रहा। अब हम आगे देखेंगे बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं। अब यहाँ से ये पता चला कि जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखेंगे हम। सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की
कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे, ठीक, पहले के लोग क्या जानते थे, बारिश की हर बूंद की कीमत। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। यह एक सांझी मतलब क्या, सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर, क्योंकि यूज़ कौन करता था, सब, व्यापारी भी यूज़ करते थे उस पानी को और मजदूर भी। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास के जमीन में नम और उपजाऊ, आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था, ठीक है। ये देखिए घर घर में भी पानी का इंतज़ाम होता था। यहाँ पर देखिए पानी से जुड़े रिवाज क्या करते थे लोग पहले के। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फोटो देखो, पानी के यहाँ ये कहाँ का रिवाज है, ये उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं, ठीक। उत्तराखंड में पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश में तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना, ठीक है। ये उत्तराखंड में कोई नई नवेली दुल्हन है, वो क्या करती है, तालाब के पास या फिर मतलब नल के पास जाकर पूजा करती है। यहाँ पर देखो, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ देखो इस सुंदर कुंडों और तांबे के बर्तन में पानी भर जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है, ये देखिए, ठीक है। ये दोनों चित्र देखिए, ये रहा, ठीक है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं, ठीक है। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है। ये देखिए यहाँ पर मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक, पानी की जगह पर। इसके बाद देखिए, जरा सोचो 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था राजस्थान में, ठीक है, जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में है, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार कब पड़ा था सूखा, 1986 में, ठीक है, 1986 में सूखा पड़ा था। तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है दड़की माई से, ठीक है, दड़की माई से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तरुण भारत संघ जो है ये एक तरह का संघ है जो तालाब मतलब पानी के लिए कार्य करता है। ये है दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के काम और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं, ठीक है। तो ये रही दड़की माई। ये कहाँ की हैं,
राजस्थान के अलवर जिले की है। ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले की है। अब देखिए इसमें कांच की नेक्स्ट चैप्टर, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। ठीक है, वो जो मलेरिया मादा मच्छर होता है उसको क्या कहते हैं, एनाफिलिस कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी, माइक्रोस्कोप से क्या होता है, कोई भी चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट है। ठीक है, खून के जांच, यहाँ पर खून के जांच की रिपोर्ट दी गई है। यहाँ पर देखिए मलेरिया की दवाई, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कहाँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार एग्जाम में आया है। कहाँ से मलेरिया की दवाई कहाँ से बनती है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। ठीक, पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अनीमिया के बारे में कुछ बात हो रही है। आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज इंजेक्शन भर कर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला, वह क्या होता है, रजत कहता है। आरती कहते हैं डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। ठीक है, आयरन की कमी होती है तो क्या खाना चाहिए हमें, हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी या फिर आयरन की कमी हो तो हमें उसके लिए गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, यह भी बताया कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया, भाई खून में लोहा कैसे। जसकीरत कहता है कि कल अखबार में इस बारे में आया था। फिर रजत कहता है तो फिर तुमने लोहा खाया। आरती कहती है ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता होगा, पता नहीं कैसे, हाँ कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ठीक है, सब्जियों से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके बाद देखिए दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन की दवाई भी दी जाती है। ठीक है ना, अब समझ में आया कि मतलब इसके बारे में, अनीमिया के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इससे क्या क्या परेशानी होती है। और ये कब से दिल्ली में कब से स्टार्ट है, 17 नवंबर 2007 से। ये रहा रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम, कह रहे हैं क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन टंकी कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका आया था कि कैसे हम मच्छर से निजात पा सकते हैं। गड्ढों में जो पानी भरा होता है उसमें मिट्टी का तेल छिड़क कर। ठीक है, ये देखिए गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़क कर, मच्छरदानी का इस्तेमाल करके, पानी मतलब जहाँ पे पानी भरता है उसको सुखा कर उन जगहों को। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हैं हमें जानकारी मिलेगी। रजत कहता है देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं। नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती, तुमने कहाँ देखा। नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से निकले हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। ठीक है, लार्वे, मच्छर क्या करते हैं, पानी में अंडे देते हैं और उसको क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। ये देखिए मच्छर के लार्वे।
रजत, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा ने फौरन घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। देखिए, जसकीरत, मुझे शाजिया आंटी ने बताया कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? यहाँ पर देखिए, ये है कुछ लार्वे, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये लार्वे की आकृति है, ऐसे होते हैं। हैंड लेंस से देखा गया, ये रहा हैंड लेंस से देखने पर लार्वे, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्वे रिपोर्ट। कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। पहला है, हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था, जिसे काई, एक तरह के पौधे कहते हैं। काई क्या होती है? एक तरह का पौधा होता है। काई से वहाँ फिसलन भी ज़्यादा थी, बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है, हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे पौधे हैं। सेकंड में देखिए, स्कूल के पास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है, देखने पर पानी तो नज़र नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उग आए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है, इसमें हमने लार्वे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसीलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। ठीक है, गंदे पानी से ही मच्छर पैदा होते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, रोनाल्ड रोज ने लिखा है, मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिकों की जुबानी। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया जो होता है मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं इस बारे में कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली जगह में मैं यही सब किया करता था। ठीक है, उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होंगी, जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीकी जीवाणु देखे। ठीक है, जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया कि और कहा, मुझे लगता है शायद मलेरिया के मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठा कर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उनके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी गई थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। ठीक, किसको? रोनाल्ड रॉस को। नोबेल पुरस्कार 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है, ये रहा आपका चैप्टर
अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमक पानी क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। देखिए, ये रहा मृत सागर के बारे में। मृत सागर में नमक बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 1 लीटर में 300 ग्राम नमक के लगभग। ठीक है। इसके बाद देखिए दांडी यात्रा के बारे में। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। समझ में आया कैसे बनता है नमक? दांडी यात्रा किसने की थी? गांधी जी ने सबके साथ मिलकर की थी। कहाँ से शुरू हुई थी? ये आपका गुजरात से शुरू हुई थी। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद से मतलब गुजरात के दांडी नामक जगह से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, ये एक कहानी है। किसके बारे में है? बछेंद्री पाल के बारे में। खेल खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल में पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल घुप अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल। कहाँ रहती थी ये? गढ़वाल के नाकुरी गांव की थी ये। ठीक है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ठीक। फिर देखिए यहाँ पर 18 लोगों की इस टीम में 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़-धड़ की आवाज़ के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे ज़ोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बछेंद्री पाल से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। उन्होंने वहाँ माथा टेका जब वो पहुँच गई तब। ठीक है, ऊपर तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट
वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला महिला बन गईं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, ये रहा आपका ये पूरा का पूरा जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था आपका 6, 7, 8, 9 चैप्टर में वुमेन ने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिएगा। आज मैंने इसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं कराए हैं, वो मैं करा दूंगी आपको इसके भी क्वेश्चन आंसर, या फिर मुझे कहीं से क्वेश्चन मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, कहीं आया हुआ होगा, तो मैं वो भी आपको कराऊंगी। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।